जय हिंद साथियों, मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप सब लोग अच्छे से देखेंगे। जो क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज, यानी अध्याय 6 को लेकर आए हैं, एक्सरसाइज 6.1 का। तो चलते हैं, हम सीधे क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो भी आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, करीब हम इस सारे चीज़ के बारे में अपने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आप लोग चाहेंगे तो उसको खोलकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर्वांगसम और समरूप क्या होते हैं, किसको कहे जाते हैं। तो चलिए फिर से हम इस चैप्टर के लिए भी रिपीट कर करके आपको बता रहे हैं। बोला है, क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं। क्वेश्चन का पहला टॉपिक जो है यहाँ भरने वाला है, सभी वृत्त होते हैं। कोष्टक में दिया है, इस कोष्टक में जो दिया है ना, इसी कोष्टक में देने वाला जो शब्द दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को, दो शब्द दिया है। एक का सर्वांगसम बोला है, एक को समरूप बोला है। दो शब्द सर्वांगसम और समरूप, इसी दोनों में हमको चुन लेना है कि इस पहले वाले खाने में क्या होगा। समझ गए? तो हम इसको बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी हम भर सकते हैं। तो बोला है कि सभी वृत्त होते हैं। तो भाई सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे कि सर्वांगसम और समरूप। वृत्त को तो जानते हैं कि वृत्त इस तरीका का होता है, इस तरीका का होता है। तो ये वृत्त जो हुआ, ये सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा, इसकी गणना करके हमको बतानी पड़ेगी, तभी इसमें भर सकते हैं। समझ गए? तो जानिए, चलिए चलते हैं। सर्वांगसम, देखिए सर्वांगसम वो चीज होता है कि जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूरी ढक ले। समझ गए? जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूरी ढक लेती है तो सर्वांगसम होती है। जैसे हम ये देखिए, ये हथेली है ना, ये बायां हथेली है और ये दाहिना हथेली है। इसको यदि हम चपकाते हैं तो एक पूरा एक दूसरे को ढक लेती है, नहीं ढक लेती है। इधर से भी दिखाई देने पर पीछे वाला दिखाई नहीं देता है, इधर से भी दिखाई देने पर नहीं देता है। और एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देख रहे हैं। देखिए ये डायरी है, ये डायरी है, इसमें दो भाग हो सकते हैं, इसमें दो भाग हो सकते हैं। एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ। ये जो है इसको ढक लेगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट हुआ, या बीचों बीच हम काटते हैं तो ये पार्ट जो है पुनः इसको पूरा ढक लेता है। तो इस तरह के दो आकृतियों को पूरा ढकने को हम सर्वांगसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ वृत्त जो है, हम देखेंगे अपने कॉपी में भी ड्रॉ करेंगे या चाहे कहीं भी बुक में भी, तो ये जिस त्रिज्या का होगा, यदि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहाँ है तो किसी दूसरा फिगर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वृत्त जो होगा यहाँ भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। जी नहीं ना, यहाँ 7 भी सेंटीमीटर का हो सकता है। तो जो 7 सेंटीमीटर का है और जो 5 सेंटीमीटर का है, ये तो पूरा इसको ढकेगा नहीं, यानी कि बड़ा और छोटा होगा। तो यहाँ साबित हुआ कि सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम नहीं होगा तो होगा क्या? तो समरूप होगा। इसमें क्या भरेंगे? समरूप होगा। और एक समरूप का एक बात और जान जाइए कि वृत्त में एक ही कोण होते हैं जिसका नाम 360 डिग्री होता है। एक वृत्त को ड्रॉ करेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेंगे? उसमें तो 360 डिग्री का कोण बनेंगे। इस कोण के एंगल के हिसाब से ये जो वृत्त होगा ना, समरूप होगा। समझ गए? नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोला सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। जस्ट यहाँ भी इसी तरह से हम सब लोग समझेंगे। सभी वर्ग वो चीज होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। वैसे जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ मान लिया जाए छोटा वर्ग बना लिया जाए। ये वर्ग आप लोग देख रहे हैं, ये वर्ग का ये डब्बा है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है।
तो ये भी कहने का मतलब कि समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा, यहाँ चुनना है। तो देखिए ये जब दो आकृति लेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक का आकृति जितना भुजा इस पहले आकृति का, ये मान लिया जाए कि 10 सेंटीमीटर का है, समझ रहे हैं, ये भुजा 10 सेंटीमीटर का है, इसका प्रत्येक 10-10 होगा। लेकिन जब दूसरा हम आकृति ड्रॉ करेंगे वो होगा किसका, वर्ग का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी 10 का बनेगा, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, वो बड़ा भी बन सकता है या 10 से छोटा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि वो पूरा पूरा ढक नहीं सकता है। तो इस स्थिति में भी ये जो होगा सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे कि इसकी जो होगा, इसकी भुजाएं इसकी संगत हो जाएगी, इसकी भुजाएं इसके प्रत्येक भुजाएं के संगत भुजा हो जाएगी। इसके जो कोण बनेंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, बराबर होंगे। 90 डिग्री कहीं भी खोजिए, इसमें 90 डिग्री मिलेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस स्थिति में वर्ग जो होगा यहाँ समरूप होगा। क्या होगा, वर्ग समरूप होगा, अर्थात सभी वर्ग समरूप होते हैं। समझ रहे हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे बोला है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कोष्टक में बहुत जबरदस्त चीज दिया है, देखिए बहुत ध्यान से। कोष्टक में दिया है कि समद्विबाहु की समबाहु, बताना है इस दोनों त्रिभुजों को लेकर कि सचमुच में सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कहने का मतलब कौन से ऐसे दो त्रिभुज है कि वो समरूप होता है। इसमें दिया है, तुलना करना है एक समद्विबाहु त्रिभुज में और एक समबाहु त्रिभुज में। समझ रहे हैं, समद्वि कहने का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हो। और समबाहु कहने का मतलब जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। ऐसे जैसे मान लिया जाए कि ये देखिए आपके सामने हम समद्विबाहु बना रहे हैं, ये ए बी सी हो गया। इसकी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, समझ गए। लेकिन एक त्रिभुज समबाहु बना रहे हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ई भी बराबर है, ई भी बराबर है, ई भी बराबर है। इसको पी क्यू आर बोल दीजिए। यानी कि पी क्यू जो है, क्यू आर, ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे किसी एक को ही बताना है कि ये समद्विबाहु समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं, समबाहु समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं, इसको बताना है। बोला है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु की समरूप, समबाहु। तो समबाहु हम देख रहे हैं समरूप की कसौटी के अनुसार कि जिसकी यहाँ कहीं भी बनाइए, कहीं भी समबाहु त्रिभुज बनाइएगा तो इसका एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री। कहीं भी 60 डिग्री होगा, समझ गए। इसके एंगल कहीं भी बनाइए कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो एंगल के हिसाब से इस समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ हमारे खाली जगह में क्या होगा, समबाहु। क्या होगा, समबाहु। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी कहीं भी दिक्कत महसूस होगा आप लोगों को, एक कमेंट करने वाली चीज़ है। मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट भी करना सीखिए, कमेंट भी कीजिए ताकि हम जान सके कि आप कौन हैं। समझ गए। तो यहाँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में खाली स्थान में दिया गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, बोला भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बोला है ना, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हों। खाली स्थान यहाँ दिया है, इस खाली स्थान में भरना है। और वो खाली स्थान में क्या भरना है, हमको इस कोष्टक में से खोज कर लेना है। दो चीज दिया है, बराबर होगा कि समानुपाती होगा। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो समान संख्या वाले दो बहुभुज बना लेते हैं। यदि हम त्रिभुज को ही ले लें, किसको ले लें, त्रिभुज को ही इस तरीका से हम ड्रॉ कर लें। समझ गए। समान संख्या, इसका भी 3 गो, इसका भी 3 गो है ना, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। ये पी क्यू आर हो गया। इस दोनों त्रिभुज का समान, यानी कि त्रिभुज में 3 भुजा होता ही है।
तो चलिए चलते हैं उनके संगत कोण। संगत कोण कहने का मतलब कि जो कोण यहां होगा और यहां होगा, दो त्रिभुज यदि दो बहुभुज समरूप होगा तो उसके कोण क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। ये जो होगा यदि यहाँ 60 डिग्री का है तो यहाँ भी 60 डिग्री का होगा ना। यहाँ कुछ डिग्री का है, जो भी डिग्री का हो, जो भी डिग्री का यहाँ भी हो, तो यहाँ B जो होगा Q के समरूप, C जो होगा R के समरूप, यानी कि ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। C का जो एंगल होगा R एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, बराबर लिखी जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर, यानी कि संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आगे दिया है उनकी संगत भुजाएं हो, उनकी संगत भुजाएं हो, क्या हो भाई, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या दिया है, समानुपाती हो, तो यहाँ खाली स्थान में क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम खाली स्थान को भरेंगे। हमारे पिछले वीडियो को आप लोग देखो ना जी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझ गए। तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप लोगों के लिए अच्छा है, उसको भी हम बता देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन रहा 2 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। समझ रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो भी 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, अभी नए स्टूडेंट हों या अभी जो मार्क्स से हमारे 79.88% रिजल्ट आया है, जो बाकी और 100% में कम है यानी कि नहीं आ पाया है, तो उन लोगों के लिए भी है कि अपनी पढ़ने के लिए अपने पर खुद ऐसी जिम्मेवारी लीजिए कि ताकि कोई भी एग्ज़ाम को आप स्वयं क्रैक कर सके। समझ गए। अच्छी सफलता और अच्छे मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट को प्राप्त होते हैं जो अपने कर्तव्य और धर्म से अपने स्टडी को लगनशील बनाए रहते हैं। समझ गए। तो मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि अपनी आदत को यदि सुधार लेंगे, अपनी हैबिट को यदि आप सुधार सकते हैं, तो वो आदत ही आपकी भविष्य का निर्माण कर सकती है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं कि समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बोला है समरूप आकृतियां, कहने का मतलब उदाहरण का मतलब समझ रहे हैं कि नाम देना है। कौन ऐसे समरूप आकृति आप लोग बताइए कमेंट में भी कि जो समरूप हो। क्या हो, जो समरूप हो। कहने का मतलब 2 आकृति का नाम बता दीजिए। तो कोई भी 2 आकृति हो सकती है यदि वो सर्वांगसम हो। समझ गए। कोई भी 2 आकृति आयत से उठा लीजिए, चाहे वर्ग से उठा लीजिए, चाहे त्रिभुज से, चाहे वृत्त से, कोई भी समांतर चतुर्भुज, जो भी फिगर हो, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सर्वांगसम होनी चाहिए। यानी कि उसका एग्जाम्पल क्या हम लेंगे, पहला का देखिए ले रहे हैं समरूप आकृतियां। तो पहला का आंसर होगा 2 गो लेना है। किसका किसका, इसका भी 2 गो लेना है और इसका भी 2 गो लेना है। समझ गए। इसका भी 2 गो उदाहरण और इसका भी 2 गो उदाहरण। हम पहले का समरूप आकृतियां का पहला उदाहरण बता रहे हैं आप लोगों को। इसको ए मान लीजिए। पहला का, ये पहला है ना, इसको पहला लिख लीजिए। पहला का ए लिखते हैं, फिर बी लिखेंगे। समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां में 2 सर्वांगसम क्या हो जाएगा आपके लिए, 2 सर्वांगसम। 2 सर्वांगसम, 2 सर्वांगसम आकृति ले लीजिए। आकृतियां, 2 सर्वांगसम आकृतियां हमेशा वो क्या होगी, समरूप होगी। समझ रहे हैं। 2 सर्वांगसम आकृतियां हमेशा वो क्या होगी, समरूप होगी। अब इसके बाद चलिए एक और ले लीजिए उदाहरण। 2 गो, ये तो पहला हुआ, एक हुआ ना। अब पहला दूसरा ले लीजिए। बोला है समरूपे आकृति में, समरूप आकृति में ही बतानी है एक और उदाहरण में। तो 2 कोई ले लीजिए। 2 वर्ग भी उठा सकते हैं और 2 आयत भी उठा सकते हैं, लेकिन 2 होनी चाहिए। तो यहां लिखेंगे क्या, मान लीजिए 2 आयत लिख लीजिए। ये क्या हो गया, 2 आयत। 2 आयत उठाइएगा ना, वो क्या होगा, समरूप होगा। इस तरह से 2 आयत उठाइए। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने
आमने सामने का मतलब समझ रहे हैं, इसके सामने ए है और इसके सामने ए है, यानी कि ए बी सी डी, इसका नाम से पहचानिए ना, पी क्यू आर एस, यानी कि ए बी के सामने सी डी है और ए डी के सामने बी सी है। समझ गए? तो ये आमने सामने है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एंगल के हिसाब से और भुजा के भी हिसाब से दो आयत जो होंगे क्या कहलाएंगे? समरूपाकृति कहलाएंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। अब ये दो उदाहरण हो गया। अब क्वेश्चन 2 में देखेंगे, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इसमें ए में। तो दो आकृति का नाम बताइए आप सब लोग, फटाफट बता सकते हैं। चलिए हम ही बता रहे हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसी दो आकृतियां बताइए जो समरूप न हो। तो देखिए, एक ले लीजिए समबाहु, क्या ले लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। एक ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज और एक विषम बाहु। एक क्या लेते हैं? विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। ये कभी आपस में समरूप हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी आपस में समरूप नहीं होगा। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, जैसे देखिए यहाँ एक समबाहु त्रिभुज हम ड्रॉ किए, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। समझ गए? ए बी सी, ये समबाहु, इसकी आपस में भुजाएं क्या है? तीनों आपस में बराबर है। जितना का ये सेंटीमीटर में है ना माप, वो भी यही होगा। हम अपने से 10 माने हैं, बुक में नहीं दिया है। समझ गए? ये 10-10 तीनों आपस में है। लेकिन एक विषम बाहु त्रिभुज, यदि हम विषम बाहु का मतलब तीनों आपस में बराबर न हो, यदि ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये कोई बड़ा होगा। मान लीजिए जाए 15 हो गया, ये 17 सेंटीमीटर होगा। इसकी तुलना इसकी न कोण के हिसाब से न भुजा के हिसाब से ये कभी दो आकृतियां समरूप नहीं हो सकती है। समझ गए? तो ये फर्स्ट हुआ समबाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल खोजिए, दिखाई दे रहा है। एक समकोण त्रिभुज में ले लीजिए। एक क्या लेते हैं? समकोण त्रिभुज। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है। समकोण त्रिभुज ऐसे होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और एक इसी में ले लीजिए क्या? समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। वो समबाहु समकोण त्रिभुज में कोई जरूरी नहीं है, एक फिगर में समझिए पहले, ए बी सी है, कोई जरूरी नहीं है कि ये जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा ये भी रहेगा। जी नहीं, कोण मिल जाएगा, इसमें कोण मिल जाएगा। इसका भी फिगर बना लीजिए, समद्विबाहु। समद्विबाहु का ये हो जाएगा इस तरह से। चलिए इसको साफ करके बनाते हैं। समकोण त्रिभुज एक बनाए, इस तरीका से समकोण बना लिया गया। ए बी सी, ये 90 डिग्री का हो गया। और एक समद्विबाहु, इसमें दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। दो भुजा आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देखिए ये इसके बराबर है, पी क्यू आर। कोण यहाँ 90 डिग्री है। देखिए कोण एंगल मिल रहा है। ये बी जो है ना, बी बराबर कोण क्यू मिलेगा। लेकिन जो समानुपाती कहा जाता है, भुजाएं समानुपाती होती है, यहाँ समानुपाती में नहीं है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का केवल समकोण त्रिभुज से भुजाओं का संगत जो होगा वो समानुपाती नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस श्रेणी में रखेंगे ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो आप सब लोगों ने देखा कि दो सर्वांगसम आकृतियां, दो आयत, ये हुआ समरूप आकृति कहलाया। समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये हुआ जो समरूप नहीं है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देंगे, इस तरह से
तो हमारे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है।